सरकार जिस तरह से साथियों के सहारे चल रही है उसमें कहीं ना कहीं प्रेशर है, डर बना हुआ है। पहुंच तो गए 240 पे, लेकिन माइंड अभी 350 वाला है। तो क्या इसीलिए चिराग पासवान आजकल खुलकर खेल रहे हैं इंडिया के पिच पर? वो कई मुद्दों पर सरकार के खिलाफ नजर आते हैं या खुद को स्थापित करने की भी कोशिश कर रहे हैं वो? ये हमेशा राजनीति में होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। जब कोई नेता कोई मुद्दा उठाता है तो वो सिर्फ मुद्दा ही नहीं उठा रहा होता, वो अपना कद भी उठा रहा होता है। ये भी कहा जा रहा है कि सरकार ने इसको वापस लिया और इसमें रिजर्वेशन की बात कही है, तो कहीं ना कहीं इसे भी मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है बीजेपी को और मोदी सरकार का। ये तो इस देश की पत्रकारिता है। मोदी जी जब यूँ चलते हैं तो कहते हैं देखिए क्या शानदार गाड़ी ड्राइव करते हैं, फिर वो आधे रास्ते में यूँ मुड़ जाते हैं तो लोग कहते हैं क्या दिशा बोध है, अरे वाह क्या बात है। नीतीश कुमार पर बार बार लोग उन्हें शक की नज़र से देखते हैं कि चाचा रहेंगे, पलटेंगे, जाएंगे, नहीं जाएंगे। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? अगर हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी हार जाती है बुरी तरह से, तो आप देखना नीतीश कुमार जी की चाल अलग होगी। अगर बीजेपी जीत जाती है तो नीतीश कुमार जी की चाल अलग होगी। क्या आपने कोई सर्वे किया है हरियाणा को लेकर? भविष्यवाणी करने की कोई इच्छा नहीं है। भविष्यवाणी ना मेरे धंधा ना मेरा शौक। देश की सियासी नब्ज समझने वाले जाने माने राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव जी आज हमारे साथ हैं हमारे स्टूडियो में। इनसे बातचीत करेंगे कई करंट मुद्दों पर, इसके साथ साथ जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वहाँ जनता के मन में क्या है, जानेंगे इनसे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। जी सर, पहला सवाल तो यही है कि SC/ST आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से वर्डिक्ट दिया है उसके बाद एक घमासान सा मचा हुआ है, भारत बंद तक किया गया, पॉलिटिकल पार्टी अभी अलग अलग पाले में हैं। आप इस पे क्या समझते हैं, कैसे देखते हैं इस पूरी जजमेंट को? मुकेश जी, ज़्यादातर लोग समझते नहीं हैं कि जजमेंट था क्या, हुआ क्या है, और ख़ासतौर पे जिनका अपना डायरेक्ट लेना देना नहीं होता वो दूर से देखते हैं, अच्छा भी पता नहीं किस बात पे झगड़ा हो रहा है, ऐसा लगता है उन्हें। ये जो जजमेंट है ये इस बारे में है कि SC रिजर्वेशन, फिलहाल हम SC की बात करें क्योंकि पंजाब हरियाणा इस इलाकों के अंदर SC का मामला, ST का मामला यहाँ ज़्यादा है नहीं, कि जो SC की रिजर्वेशन थी उसमें क्या 2 हिस्से किए जा सकते हैं या नहीं। ये शुरू हुआ पंजाब से। पंजाब में सन 1975 में शायद पहली बार उन्होंने कहा कि जो दलित समाज है उसमें कुछ समाज हैं जो कम पिछड़े हैं, कुछ हैं जो ज़्यादा पिछड़े हैं। पंजाब की मिसाल ले तो वहाँ जो रविदासी समुदाय है वो उसको एजुकेशन थोड़ा सा पहले मिल गई थी दूसरों से, और जो वाल्मीकि समुदाय है, मजबी समुदाय है, वो काफ़ी पीछे रह गया था। तो पंजाब में 75-76 के ज़माने में ही उन्होंने कहा कि ठीक है SC के लिए जितनी रिजर्वेशन है, मान लीजिए 25% है, पंजाब में 28% है, उसका उन्होंने कहा कि आधा हिस्सा हम उनको देंगे जो कि थोड़ा सा आगे हैं, और बाकी आधा जो है पीछे वालों को, बाकी सब लोगों को, बाकियों को, हाँ, जो पीछे रह गए। इसका फ़ायदा ये हुआ कि जिन जातियों को आरक्षण में ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल रहा था उनके लिए दरवाजे खुल गए। पंजाब में उनकी काफ़ी फिर अपॉइंटमेंट हुई, इसके चलते वाल्मीकि समाज को, मजबी समाज को नौकरियां मिली, काफ़ी फ़ायदा हुआ। इसी फार्मूले को हरियाणा में दोहराया गया। हरियाणा में दलबीर सिंह कमीशन बना 1990-92 में, और दलबीर सिंह कमीशन ने कहा कि हाँ इसकी ज़रूरत है। जस्टिस गुरनाम सिंह, उन्होंने कहा कि इसकी ज़रूरत है हरियाणा के अंदर भी। वो कमीशन आया, हरियाणा ने इसको लागू किया। हरियाणा में एक तरफ जाटव समुदाय है और दूसरी तरफ वाल्मीकि हैं, धानुक हैं और दूसरे समुदाय हैं। तो हरियाणा में भी इसको 2 हिस्से में बांटा गया और कहा गया कि इससे फ़ायदा होगा, और हुआ। लेकिन सन 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन लगा दिया। ये मामला तब शुरू हुआ था आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ। वो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, आप SC की लिस्ट के अंदर कोई 2 हिस्से नहीं कर सकते क्योंकि इसका मतलब आप संविधान से खिलवाड़ कर रहे हो। इस टेक्निकल ग्राउंड पे उन्होंने काट दिया। इससे हरियाणा की स्कीम बंद हुई, पंजाब की स्कीम बंद हुई, पूरे देश में बंद हो गई। इसका नतीजा ये हुआ कि 20 साल तक SC आरक्षण के अंदर जो सबसे दबी हुई कम्युनिटीज़ थीं उनको हिस्सा मिलना लगभग बंद हो गया। उन पे पाबंदी नहीं थी, लेकिन उनको कंपटीशन किनके साथ करना पड़ रहा था? जिनके पास ऑलरेडी एजुकेशन का गैप बढ़ता गया, गैप बढ़ता गया उसके चलते। और तो अब जो फैसला आया है 2024 1 अगस्त का जो फैसला है वो ये है कि राज्य सरकारें अगर चाहें तो वो ये
वर्गीकरण कर सकती हैं। बस इतना फैसला है। यानी कि 20 साल पहले जो पाबंदी लगाई थी, दरवाजा बंद कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने फिर ताला खोल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि आपको जरूर करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो राज्य सरकार अपनी एविडेंस के आधार पर देखे और अगर आपको जरूरत है तो आप कर सकते हो, इस पे पाबंदी नहीं है। इससे इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा होगा कि हर राज्य में दलितों के अंदर जो महादलित है, आजकल नया शब्द चल गया महादलित, उसको उसके लिए एक अलग से एक हिस्सा बनाया जा सकता है। हरियाणा में समझ लो 20% है वहाँ पे, तो आप ये क्या कहोगे, हरियाणा की लगभग आधी आबादी है जाटव समाज की, तो आप ये कह दो कि 10-10 हो गया, 20% रिजर्वेशन है, 10-10 में बांट दिया, 10 में समझ लो जाटव और बाकी 10 में बाकी सारे, जो कि आबादी के हिसाब से मोटे तौर पे बराबर हैं दोनों। अब उसमें होगा ये कि जो बाकी समाज पीछे हैं, धानक हैं, वाल्मीकि हैं, सांसी हैं, तमाम समुदाय हैं, उनको ये होगा कि इसमें ये हमारे लिए है और उनके बच्चों को नौकरियां मिलनी शुरू हो जाएंगी, एजुकेशन कोटा मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा है कि ये बहुत अच्छा जजमेंट है, इसका समर्थन किया जाना चाहिए। बस इसमें 2 सावधानी बरतने की ज़रूरत है, 3 सावधानी। पहला तो ये कि ये रैशनल तरीके से हो, एविडेंस बेसिस पे, ये नहीं कि जिस पार्टी का मन करा कि भाई ये तो लोग हमारे को वोट नहीं देते, चलो इनको दूसरी बी कैटेगरी के अंदर डालो, ऐसा ना कराएं। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही भी है। दूसरी सावधानी ये हो कि मान लीजिए आपको एक किसी कैटेगरी में एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट ना मिले, अब आप अगर एम्स के अंदर डॉक्टर के लिए करेंगे तो अब आपको दलित में महादलित का तो कैंडिडेट ही नहीं मिलेगा, है ना, तो उसको आप एससी कैटेगरी से बाहर नहीं करेंगे, उसको आप उसी में दूसरे में पहुंचा देंगे। मतलब कि इस वर्गीकरण का इस्तेमाल इसके लिए ना किया जाए कि आप पोस्ट को अनरिजर्व डिक्लेयर कर दें। ये दूसरी सावधानी। तीसरी सावधानी जो ज़रूरत है वो ये कि ये जो क्रीमी लेयर की बात चलाई गई है एससी के बारे में, इसके लिए अभी वक्त नहीं आया है, इसको रोका जाए, इसमें नहीं करना चाहिए। कुछ जजेस ने बोल दिया, हालांकि जजमेंट नहीं है ये, जजमेंट का ऑर्डर नहीं है ये, लेकिन चूंकि 4 जजेस ने कुछ कह दिया है क्रीमी लेयर के बारे में, तो ये बात चल निकली। उसी से कन्फ्यूजन भी पैदा हो गई है फिर लोगों के बीच में, और लोगों के मन में ये आ गया कि अच्छा भी असली जजमेंट यही है। ये असली जजमेंट नहीं है। जो असली जजमेंट है वो ये है कि एससी में जातियों को अलग अलग वर्गों में बांटा जा सकता है। जो उस जजमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है, जो ऑपरेटिव हिस्सा नहीं है, और मेरे ख्याल से ऑपरेटिव नहीं बनना चाहिए, ज़रूरत हो तो उसको क्लैरिफाई करवा लेना चाहिए, वो ये है कि दलितों में कुछ परिवार जो काफ़ी संपन्न हो गए हैं, उनको आरक्षण के फ़ायदे से बाहर निकालना चाहिए। ये क्रीमी लेयर जो कि ओबीसी पे आज लागू है। मेरा मानना है कि ओबीसी पे लागू करो इसको, लेकिन अभी से एससी दलित समाज पे लागू करने का टाइम नहीं आया है, इसको अभी से लागू ना करो। तो सर इसके लिए क्या जनगणना के नए डाटा लाने पड़ेंगे? कैसे मालूम पड़ेगा कि किसकी कितनी कैटेगरी है, किसका कितना हिस्सा है, भागीदारी कैसे क्लियर होगी इसमें? एक चीज़ के लिए आपको कोई नई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ये आमतौर पे लोगों को पता नहीं है कि देश में वैसी जातिगत जनगणना नहीं हुई है, लेकिन एससी और एसटी की जातिगत जनगणना हर बार होती है। मतलब ये, हम चूंकि यहाँ बात कर रहे हैं हरियाणा पंजाब की, तो अगर आप जानना चाहें कि हरियाणा में एससी में कितने % जाटव हैं, कितने % वाल्मीकि हैं, कितने % धानुक हैं, सांसी हैं, ये आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पता लग जाएगा। मैंने कल ही चेक किया है जी। हरियाणा में दलित समाज के अंदर 48% हैं जाटव। जाटव, चर्मकार, अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो वो 48% है। उसमें 18% के करीब हैं ये वाल्मीकि और 10% के करीब हैं धानुक। तो ये एग्जैक्ट डेटा हमेशा उपलब्ध है। ये भी उपलब्ध है कि किस जाति की, एससी के अंदर किस जाति में कितनी शिक्षा है। ये मैं आपको पंजाब का डेटा बता देता हूँ। पंजाब में रविदासी हैं जो थोड़ा सा बेहतर स्थिति में है। पंजाब, अगर आप देखें कि 10,000 लोगों में से कितने बच्चे ग्रेजुएट हैं, कितने लोग ग्रेजुएट हैं, रविदासी समाज में ये नंबर है 305। 10,000 में से 305 मतलब 3.05%। यही आंकड़ा अगर आप वाल्मीकि में देखें, हिंदू वाल्मीकि समाज जो है,
उसमें है 1.26%, कम मतलब है, 10,000 थोड़ा सा में से उनसे कम है। 126, काफी कम है। 305 हाँ, और 1.26 126। आधा ही हो गया और बिल्कुल। यही आप मजहबी में देखें, जो सिख समाज से हैं, उसी समुदाय से वैसे आते हैं, उसमें 61 है सिर्फ। 305, 126 और 61, इतना फासला एससी के अंदर है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि भाई आरक्षण का सिस्टम आया इस देश में जो भेदभाव हुआ था उस भेदभाव को कम करने के लिए। तो अगर भेदभाव के अंदर भेदभाव हो रहा है उसका भी ख्याल करना चाहिए। सर फिर पॉलिटिकल पार्टियां चुप क्यों इस मुद्दे पर? कांग्रेस खुद कंफ्यूज लग रही है, बड़े नेता कुछ भी बोलते हुए नजर नहीं आ रहे। हालांकि तेलंगाना और कर्नाटक में कुछ ना कुछ काम इस पर जरूर चल रहा है। पॉलिटिकल पार्टियों का स्टैंड क्लियर क्यों नहीं हो रहा उसमें? सबको वोट का डर है कि ये लगता है कि भाई इधर बोल दिया तो इसका वोट। आमतौर पे ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टियों में उन समुदाय का दबदबा है जो थोड़े से ऊपरी तबका माना जाता है। ऊपरी कहना ठीक नहीं, क्योंकि वो भी छुआछूत का शिकार हुए हैं, वो भी दलित है। मतलब उस कास्ट सेक्टर में वो थोड़े से ऊपर है। हाँ, उस दलित के अंदर, जैसे पंजाब में जो रविदासी है, पंजाब के जितने दलित पॉलिटिशियन आप जानते हैं उनमें से आपको 80% रविदासी समाज से मिलेंगे। हरियाणा के जितने दलित पॉलिटिशियन है 80% नहीं 95% आपको सब मिलेंगे अपने जाटव समुदाय से। यही उत्तर प्रदेश में। तो जो दलित राजनीति आप और मैं समझते हैं उसके जितने भी चेहरे आप और मैं अगर बैठे हैं, 10 लोगों का नाम गिनाना शुरू करेंगे, 10 के 10 नाम आपको उसी वर्ग से मिलेंगे। और इसमें कोई षड्यंत्र नहीं है, उन्होंने किसी दूसरे का बुरा नहीं किया है। जिसको शिक्षा मिली, जिसको मौका मिला, वही दिखाई देगा ना, बाकी कैसे दिखाई देगा। तो उसकी वजह से सारी पॉलिटिकल पार्टियों की लीडरशिप में वही समाज है, इसलिए वो इस आरक्षण के वर्गीकरण के पक्ष में बोलना नहीं चाहते। विरोध में इसलिए नहीं बोल सकते कि सबको पता है कि वोट उधर भी है जी। अगर खुल के आरक्षण के वर्गीकरण के खिलाफ बोल दें, कांग्रेस बोल दे या बीजेपी बोल दे, तो भाई अगला हरियाणा में चुनाव लड़ना है ना। मायावती जी बोल सकती हैं, और उससे मेरे को दुख हुआ मायावती जी के बोलने से, क्योंकि मायावती जी ने खुल के इसका विरोध किया, वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। अब उसका मैसेज क्या जाता है? उत्तर प्रदेश में लोग समझेंगे, दलित समाज के अंदर मैसेज जाता है कि इन्होंने तो केवल जाटव वर्ग वाली बात कर दी, हमारी बात तो नहीं की। तो मायावती पूरे दलित समाज का नेता, मतलब मैं तो उन्हें पूरे उत्तर प्रदेश का नेता के रूप में समझता हूँ। उत्तर प्रदेश के नेता की बजाय सिर्फ दलित समाज की नेता, और दलित समाज के नेता की बजाय सिर्फ जाटव समाज की नेता उसके रूप में आई, तो ये देख के मुझे दुख हुआ इस बात का। बाकी आप अगर पार्टियों की बात देखें तो कांग्रेस में खड़गे जी ने बयान दिया है इस पर, लेकिन बयान कुछ ऐसा है जिसमें उन्होंने वर्गीकरण के बारे में कुछ नहीं बोला है। गोलमोल सा जवाब है उनका। हाँ, तो उन्होंने बाकी चीजें बोली हैं लेकिन इस पे जवाब नहीं दिया है। तो यही असमंजस यही है सब पार्टियों। वोट बैंक कोई भी अपना खोना नहीं चाहता जी। एक तरफ अपना नेतृत्व नहीं खोना चाहता, नेतृत्व सारा उनका ऊपर से है और वोट नीचे भी है, तो अब इधर नहीं बोल सकते, उधर नहीं बोल सकते। इधर कुआ उधर खाइए वाली बात है। हाँ, बीच का रास्ता। जी जी। सर एक सवाल ये है कि आजकल पेंशन को लेकर भी काफ़ी बवाल हो रहा है। 20 साल बाद फिर से पेंशन का जिन बाहर निकला है। जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है इसको लेकर भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 25 साल की नौकरी करनी पड़ेगी तब ये फ़ायदे मिलेंगे। एनपीएस जब आया था तब भी तमाम तरह के वायदे किए गए थे। यहाँ भी एक बड़ी कन्फ्यूज़न की स्थिति है। देखिए, मोटा मामला क्या था, पहले जिसको ओल्ड पेंशन स्कीम बोला जाता है, यानी कि जिसको हमारे ज़माने में पेंशन स्कीम बोला जाता है, बेसिकली पेंशन था कि आप जिंदगी भर काम कीजिए और आपके रिटायरमेंट के बाद सरकार आपको जितना भी देना होता था उतना आपको गारंटी से मिलेगा। और अगर मैं नहीं रहूँगा, मेरी पत्नी जिंदा है तो मेरी पत्नी को मिलेगा। ये था, ये पेंशन स्कीम थी, इसमें कोई लफड़ा नहीं था। फिर सरकार को लगा कि इसमें तो बहुत खर्चा हो रहा है और पक्का कमिटमेंट करके हम बैठे हुए हैं, तो सरकार ने क्या किया, वो ज़माना शेयर मार्केट का ज़माना था, तो सरकार न्यू पेंशन स्कीम लेके आई। उसमें क्या कि भाई आप भी पैसा डालो, एक तो आप उसमें पैसा डालो, दूसरा सरकार उस पैसे को शेयर मार्केट में लगाएगी। ये 2004 में आई, जब मनमोहन सरकार, जिसको न्यू पेंशन स्कीम बोला जाता है। तो इस स्कीम का था 2003-04 में आई है स्कीम। तो उस स्कीम का तहत ये था कि आपका सारा पैसा सरकार, आप अपना पैसा, हर एम्प्लॉय अपना पैसा डालेगा, सरकार भी उसमें पैसा डालेगी और उसको मार्केट में इन्वेस्ट किया जाएगा। मार्केट से जैसा मिला उसके हिसाब से आपको दिया जाएगा। अब उसमें ऐतराज़ लोगों का दो था। एक तो ये था कि भाई
पहले ये तो प्रोविडेंट फंड जैसा मामला हो गया। प्रोविडेंट फंड में क्या होता है, पेंशन नहीं मिलती, आप ज़िंदगी भर अपना पैसा डालिए, सरकार उतना ही पैसा डाल के आपके हाथ में वापस पकड़ा देती है, ख़त्म हुआ, कोई पेंशन नहीं, कुछ नहीं। तो पहला तो लोग कहते थे तो आपने प्रोविडेंट वाला मामला कर दिया, मेरा ही तो पैसा है, आप मेरा ही पैसा आप जाके कर रहे हैं। दूसरी खतरनाक बात जो ये थी, जिससे मैं सहमत था, दूसरे वाली से मैं सहमत था, वो ये कि भाई आप मेरे को मार्केट का रिस्क मेरे सर पे क्यों डाल रहे हो, और वो भी मैं उस जमाने में बुढ़ापे में जब मेरे पास कोई और करने का तरीका नहीं है। तो आप, और मिलेगा तो ज़्यादा मिलेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मार्केट में डूब गया तो, शेयर मार्केट तो डूबती भी है, सब कुछ होता है। तो मेरा बुढ़ापा, मेरी सुरक्षा को आप असुरक्षित क्यों बना रहे हो मार्केट का रिस्क करके। इसको चलते कांग्रेस ने एक पोजीशन लिया, और कई कांग्रेस सरकारों ने, 3-4 सरकारों ने पब्लिकली कह दिया कि हम तो एनपीएस को ख़त्म करेंगे, हम तो पुरानी पेंशन स्कीम लेके आएंगे। सरकारी कर्मचारियों की सबसे पॉपुलर डिमांड इस टाइम देश में यही है कि एनपीएस को ख़त्म करो, ओल्ड पेंशन स्कीम लेके आओ। जो सरकार का पैसा देखने वाले लोग हैं, अर्थशास्त्री हैं, वो कह रहे हैं कि ना, ओल्ड पेंशन में मत जाओ, इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा, तुम्हारा बजट डूब जाएगा इसके अंदर। तो वो बजट डूबने का चिंता बताते हैं, कर्मचारी चिंता बताते हैं कि ये तो हमारा बुढ़ापा डूब जाएगा, आप मेरे को शेयर मार्केट पर भगवा दोगे, शेयर मार्केट गड़बड़ होगी तो मेरा क्या होगा, मेरे पास तो कोई गारंटी नहीं है। अब मोदी सरकार ने जो किया है वो ये कि उन्होंने इतना राजनीतिक दबाव के बाद, ये भी एक यू टर्न है कि उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम की कई चीज़ों को वापस शामिल कर लिया है। तो ये न्यू और ओल्ड पेंशन स्कीम का एक सामंजस्य बैठाने नया की वर्जन कोशिश टाइप है। से हो। और वर्जन क्या है कि आप तो दोगे पैसा, सरकार जो डाला करती थी, पहले ये था कि आप 10% दो, सरकार भी 10% देगी। फिर बाद में उन्होंने कहा नहीं ठीक है, सरकार 14% देगी। अभी यह है कि सरकार 18% देगी। तो पहला इन्होंने सरकार का हिस्सा बढ़ा दिया है। दूसरा जो चेंज है ये कि अब इन्होंने एक गारंटी कर दी है कि इससे कम आपको नहीं मिलेगा, चाहे शेयर मार्केट में कुछ भी होता रहे, इतना आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये हमारी गारंटी। आपकी लास्ट पे ड्रॉन का कम से कम 50% वाला जो है, एक मिनिमम इन्होंने सीलिंग, फ्लोर बना दिया कि इससे नीचे आप नहीं जाओगे, चाहे हमें अपनी जेब से देना पड़े आपको, लेकिन वो करेंगे। तो ये थोड़ा सा न्यू पेंशन स्कीम के जो खतरे हैं उनको थोड़ा सा कम करने की कोशिश की है। अभी पूरी स्कीम पब्लिक में ट्रेड यूनियंस वगैरह डिस्कस कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ यूनियन, उसके बाद हमें पता लगेगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि न्यू पेंशन स्कीम के जो सबसे बड़े खतरे थे उसको सरकार उन पे थोड़ा पीछे हटी है। और विपक्ष की वजह, जो चुनाव की वजह से, विपक्ष के दबाव की वजह से जो कई चीज़ें बदल रही हैं देश में, उनमें से एक चीज़ ये है। जी, आपने यू टर्न की बात की। इस सरकार में कई सारे यू टर्न लिए गए हैं। लेटरल एंट्री का मामला हो, वक्फ बोर्ड का हो, सीजीएस टैक्स का मामला हो, शेयर बाजार से जुड़े हुए टैक्स का मामला हो। कभी सरकार फैसले कर लेती थी, खास तौर पे केंद्र सरकार, और विपक्ष हल्ला मचाता रहे, कुछ करता रहे, संसद में हंगामा करता रहे, सड़क पर उतारता रहे, सरकार बैकफुट पर नहीं आती थी। इस टेन्योर में ऐसा क्यों देखने को बार बार मिल रहा है? आपको लगता है कि दबाव है, या सरकार जिस तरह से साथियों के सहारे चल रही है उसमें कहीं ना कहीं प्रेशर है, डर बना हुआ है? हिंदी में कहते हैं रस्सी जल गई मगर ऐंठ नहीं गई। रस्सी जल जाती है लेकिन उसकी वो रहे, ऐंठ नहीं जाती। इस सरकार के साथ भी यही है कि रस्सी तो जल गई, पहुंच तो गए 240 पे, लेकिन माइंड अभी 350 वाला है। कि भाई 400 पार, इतना बार 400 बार बोल दिया, वो शायद अब इनके मन में घुस गया है। तो काम ऐसे कर लेते हैं जो कि केवल 400 पार वाली सरकार कर सकती थी, फिर घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि 240 ही है। तो इसलिए यू टर्न हो रहे हैं। यू टर्न की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर आप फैसला लेने से पहले वक्फ का नया कानून लाना चाहते हैं, अच्छी बात है, वक्फ वाले में काफ़ी सुधार की ज़रूरत है, लेकिन आप कानून बनाने से पहले अपने सहयोगियों से बात नहीं करते हैं। सहयोगियों को संसद में जाके पता लगता है कि आप ये काम कर रहे हैं, तो वो वहाँ खड़े होकर विरोध कर देते हैं कि ये कैसे कर रहे हो, फिर आपको उसको ठंडे बस्ते में डालना पड़ता है। तो अभी भी मोदी सरकार को इसकी आदत नहीं पड़ी है कि फैसला लेने से पहले दूसरों से राय लेना। अब इसको लोग कहते हैं सरकार कमजोरी है, सरकार स्पष्ट फैसला नहीं ले पा रही है। मैं ऐसा नहीं मानता। लोकतंत्र में आपको कोई फैसला लेने से पहले 5 लोगों की राय लेनी पड़े, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। और ये गठबंधन की सरकार कोई बहुत कमज़ोर सरकार हो, ऐसा कोई बात नहीं है। क्योंकि मैं एक बात बार बार कहता हूँ, इस देश में सन 1952 से गठबंधन की सरकार चल रही है।
पहले उस गठबंधन, आजकल गठबंधन का नाम होता है इंडिया, एनडीए, उस गठबंधन का नाम हुआ करता था इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम कांग्रेस बोलते हैं। वो कोई पार्टी नहीं थी, वो गठबंधन हुआ करता था, है ना। तो गठबंधन इस देश का स्वभाव है, प्रकृति है, चरित्र है, और जिसका मतलब है कि आपको, जो कांग्रेस पार्टी थी वो, उसमें फैक्शंस हुआ करते थे, उसमें सोशल गठबंधन हुआ करता था, उसमें आइडियोलॉजिकल गठबंधन होता था, उसमें लेफ्ट के लोग थे, उसमें राइट के लोग थे। तो जो कुछ पॉलिटिक्स में होता था सब पार्टी के अंदर होता था। तो गठबंधन होना में कोई गड़बड़ बात नहीं है। और ये कि आपको फैसला लेने से पहले इस वाले की भी राय लेनी पड़ेगी, इधर भी देखना पड़ेगा, उसकी भी राय लेनी पड़ेगी, फिर संतुलन बनाना पड़ेगा। ये इसकी मोदी जी को आदत नहीं रही थी, उनका स्वभाव भी नहीं है, और बीजेपी सरकार को पिछले 10 साल से आदत छूट गई थी ये करने की। तो अब लोकतंत्र वापस आ रहा है, अच्छी बात है ना। तो क्या इसीलिए चिराग पासवान आजकल खुलकर खेल रहे हैं इंडिया की पिच पर? वो कई मुद्दों पर सरकार के खिलाफ नजर आते हैं, या खुद को स्थापित करने की भी कोशिश कर रहे हैं वो? ये हमेशा राजनीति में होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। जब कोई नेता कोई मुद्दा उठाता है तो वो सिर्फ मुद्दा ही नहीं उठा रहा होता, वो अपना कद भी उठा रहा होता है, वो ठीक है। अब चिराग पासवान ने सवाल पूछा लेटरल एंट्री पे। अब लेटरल एंट्री अपने आप में बुरा विचार नहीं है। विचार है क्या कि भाई आप 20 साल 25 साल की उम्र में किसी को आईएएस अफसर बना देते हो, फिर वो 65 साल तक चलता है आईएएस अफसर, 60 साल तक चलता है। हो सकता है कुछ लोग 45 साल की उम्र के आपको मिले ऐसा, जो कि अच्छी सोच रखते हैं। आजकल बड़ा टेक्निकल भी हो गया है एडमिनिस्ट्रेशन, आप कई चीज़ों में नए व्यक्ति को लेके आना चाहते हो, तो वो लेटरल एंट्री हो गई कि 40 साल की उम्र में किसी को आईएएस अफसर बना के आप लाना चाह रहे हो। अपने आप में बुरी चीज़ नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि एंट्री भी हो, और मैं ये भी चाहता हूँ एग्जिट भी हो। ये जो 20 साल की उम्र में बन गया, 40 साल की उम्र तक पाते आते सबको लगा भैया बनने के काबिल नहीं था, बहुत अच्छा एक एग्ज़ाम आपने पास कर लिया, लेकिन आपके बस का नहीं है सरकार चलाना, उसको जरा बाहर का रास्ता भी दिखा देना चाहिए, बहुत बुरी बात नहीं है। गड़बड़ जो हुई वो ये कि इन्होंने इसके बहाने पूरे रिजर्वेशन को बाईपास करने की कोशिश की। अब आप 40-45, सुनने में 40-45 कम लगता है, 45 नौकरियां ही तो हैं, पर अगर आप भारत सरकार के 45 जॉइंट सेक्रेटरी लेके आ रहे हो तो आप तो पूरा सरकार का कैरेक्टर बदल दोगे। टोटल 150-200 लोग एक बैच में होते हैं, 150-200 में 45 आपने नए डाल दिए, 150 के ऊपर 45 डाल दिए, तो आप तो 1/3 लोग नए ले आए, और उसमें से एक भी रिजर्व नहीं। तो आप तो बिल्कुल जो रिजर्वेशन का सिस्टम, सामाजिक न्याय की जो प्रचलित व्यवस्था है, सारी व्यवस्था को आप खत्म कर रहे हो। इसलिए चिराग पासवान ने बोला, चिराग पासवान को बोलने का मौका इसलिए मिला कि उसे कहना पड़ेगा ना कि भाई मैं, नहीं तो वो वापस जाके अपने लोगों को क्या मुंह दिखाएगा। अरे तुम मंत्री थे, ये हो गया, 45 जॉइंट सेक्रेटरी ले आए बिना रिजर्वेशन के, और तुम चुपचाप देखते रहे, वो क्या जवाब देगा। पर अब ये भी कहा जा रहा है कि सरकार ने इसको वापस लिया और उसमें रिजर्वेशन की बात कही है, तो कहीं ना कहीं इसे भी मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है बीजेपी का और मोदी सरकार का। ये तो इस देश की पत्रकारिता है। मोदी जी जब यूँ चलते हैं तो कहते हैं देखिए क्या शानदार गाड़ी ड्राइव करते हैं, फिर वो आधे रास्ते में यूँ मुड़ जाते हैं तो लोग कहते हैं क्या दिशा बोध है, अरे वाह क्या बात है। तो वो तो पत्रकारिता का स्तर इस देश में आ गया है कि हर चीज़ मास्टर स्ट्रोक ही होती है मोदी जी का। लेकिन सच ये है कि बिना सोचे हुए फैसला कर लिया था, 3 दिन बाद पता लगा गड़बड़ हो गई है, और पहला ज़माना होता तो कहते कोई बात नहीं, गड़बड़ हो गई है, कोई बात नहीं, आगे चलो, मोदी है चलेंगे। अब थोड़ा पता लग गया है कि सरकार कैसे चलती है, तो बाकी लोग भी खींचते हैं। और ये जैसे मैंने पहले कहा है, बहुत अच्छी चीज़ है ये होना। इसका मतलब है कि देश में कुछ संतुलन आ रहा है, इसका मतलब है कि देश में बैलेंस आ रहा है। नहीं तो गलत निर्णय आप ले सकते हैं। अब वो किसान आंदोलन वाले पे 13 महीने तक अड़े रहे। अगर गठबंधन की सरकार होती तो 13 दिन में कोई बता देता, जरूरत नहीं पड़ती इसकी करने उनको बता देता मोदी जी क्या उल्टे काम के अंदर फंसे हो, चुपचाप से वापस लो, घर बैठो, है ना। तो अच्छी चीज़। आपने कहा कि ये सरकार बहुत मजबूत है। नीतीश कुमार पर बार बार लोग उन्हें शक की नज़र से देखते हैं कि चाचा रहेंगे, पलटेंगे, जाएंगे, नहीं जाएंगे। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, क्योंकि आपने इस देश को, हर पॉलिटिकल पार्टी को करीब से देखा है, उनका क्लेवर, उनका कल्चर आप समझते हैं? पता नहीं, इन चीज़ों पे भविष्यवाणी करना बड़ा मुश्किल काम है। मतलब जैसे इनका इतिहास रहा है नीतीश बाबू का। देखिए, इसमें क्या होता है कि ये बिल्कुल वैसा तरह का सवाल पूछना है कि भाई ये जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, ये कल किस कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। आप कहोगे भैया इसका देख लो शेयर का रेट कैसा चलेगा कल,
इस पे डिपेंड करेगा ना। तो राजनेताओं का आमतौर पे चाल को आप इस तरह से देख सकते हैं कि पॉलिटिक्स में कौन अप और डाउन होगा। अब अगर हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी हार जाती है बुरी तरह से, तो आप देखना नीतीश कुमार जी की चाल अलग होगी। अगर बीजेपी जीत जाती है तो नीतीश कुमार जी की चाल अलग होगी। ये तो शेयर मार्केट वाला मामला है ना। स्टॉक अप है तो एक अलग तरह का दाम होगा, स्टॉक डाउन हो जाएगा तो अलग तरह का इन्वेस्टर का रुख होगा। अभी बिहार चुनाव तक ये गठबंधन तो अब चलेगा, अगले साल तक, मतलब अगले साल का बिहार का चुनाव है। और अगले साल बिहार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि एक मायने में मोदी सरकार का भविष्य बिहार चुनाव से तय हो जाएगा। यहाँ हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव है। महाराष्ट्र जम्मू में कश्मीर में बीजेपी भी। अभी बुरी तरह हारी है। हरियाणा में 5-5 पे बराबरी पे छूटा है, लेकिन जो लोग हरियाणा को देखते हैं वो इसे बीजेपी की हार की तरह ही देखते हैं कि अगर मोदी के होने के बावजूद लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को अगर सिर्फ 5 आधी सीट आ सीटें रह रही जाए। है, इसका मतलब विधानसभा में तो कुछ नहीं। क्योंकि पिछली बार जब लोकसभा में 10 में से 10 ली थी बीजेपी ने, तब जाके विधानसभा में 90 में से 40 आई थी उसकी। तो अब कहते हैं अगर तब तो अगर 5 हो गई तो अब इनकी कितनी आएंगी, है ना। ये हरियाणा में लोग कहते क्या हैं। आपने कोई सर्वे किया है हरियाणा को लेकर? भैया कोई भविष्यवाणी करने की कोई इच्छा नहीं है। भविष्यवाणी ना मेरी धंधा ना मेरा शौक। नहीं, आपका इस तो बार लोकसभा चुनाव में तो मुझे मजबूरी से करना पड़ा था। बट आपके सर्वे काफ़ी सटीक रहे। बाकी प्रशांत किशोर भले ही कुछ भी बोलते रहे हो, लेकिन आप नहीं, मुकेश, वो मैंने बार बार कहा था इस बात को कि ये मेरे को मजबूरी में करना पड़ा, जब मुझे लगा कि देश का सारा मीडिया इस देश को गुमराह कर रहा है। देश में बीजेपी डाउन जा रही थी, मीडिया अप दिखा रहा था। तो ऐसे में क्योंकि पुराने ज़माने में मैंने काम किया है, तो मुझे दोबारा वो हैट पहन के आना पड़ा और दोबारा से बैटिंग करनी पड़ी। नहीं तो मतलब ये ना करने की मेरी कोई इच्छा है, ना मेरी मजबूरी है। इन चुनावों में भविष्यवाणी करने की कोई इच्छा नहीं है। मोटी बात सारी दुनिया को दिख रही है कि महाराष्ट्र में अपोजिशन ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, और अगर उसको रिटेन करेगा तो अपोजिशन का अपर हैंड है। हरियाणा में कांग्रेस का अपर हैंड है। हरियाणा में आप घूमो, आपको सेफोलॉजिस्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हरियाणा के हर नुक्कड़ पे बैठा हुआ आदमी सेफोलॉजिस्ट होता है, पूरी चुनाव की चर्चा। और एक बात हरियाणा के हर गांव में लोग कह रहे हैं कि भाई इस बार तो कांग्रेस को सिर्फ कांग्रेस ही हरा सकती है। अच्छा, ये हरियाणा में लोग सीटों का बंटवारा अगर शायद उस परिप्रेक्ष्य में कहते हो कि बीजेपी की तो कोई हालत है नहीं कांग्रेस को हराने की, बीजेपी तो डाउन है। अब अगर कांग्रेस अपना अंदरूनी जो मामले हैं उसको ठीक ठाक से बना के रखती है तो कांग्रेस का अपर हैंड है। अगर ये होता है, जो चर्चा हमारी थी कि कुल मिला के देश में क्या है, अगर हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों में बीजेपी हारती है, झारखंड में उनके पास एक चांस है, और जम्मू कश्मीर में जो होता है उसका नेशनल मिजाज पे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह से दिल्ली में जो स्थानीय चुनाव में होगा उससे पूरा देश का बैलेंस इक्वेशन बदलता नहीं है, क्योंकि ये यूनिक से माने जाते हैं दोनों चुनाव। लेकिन इन 3 राज्यों में जो होता है, अगर बीजेपी हारती है तो नीतीश कुमार का मिजाज भी बदलेगा, मोदी सरकार की रेटिंग भी कम होगी। लेकिन लोग इंतज़ार करेंगे, लोग कहेंगे कि चलो हरियाणा महाराष्ट्र में तो लोकसभा चुनाव में हो ही गया था, कोई नई बात नहीं है। अगर अगले साल बिहार में बीजेपी हार जाती है तो फिर मोदी जी का प्रधानमंत्री बने रहना बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि तब फिर ये मैसेज जाएगा कि भाई ये तो अब तो जहाज ये डूब गया, खत्म हो रहे हैं, डाउनफॉल है, डाउनफॉल जा रहा है। तब उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी मोदी जी की बिहार में। कुछ लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र से ऐसा हो सकता है। मुझे लगता है महाराष्ट्र में बीजेपी अगर हार जाती है तो लोग ये कहेंगे कि यार ये तो देखिए लोकसभा में तो हारे ही हुए थे, इसमें नई बात क्या हुई है। वो वही खबर हमें दूसरी बार मिल रही है। बिहार मेरे विचार से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो महाराष्ट्र में क्या महाविकास अघाड़ी जो है, आपको लगता है कि इस बार लीड ले सकता है? मुझे नहीं पता, मैं वहाँ गया नहीं हूँ, लेकिन अगर आप विधानसभा चुनाव के हिसाब से देखें तो वहाँ की क्योंकि 48 में से 30 या 31 सीट आ गई हैं महाविकास अघाड़ी को, तो जिसको 48 में से 30-32 सीट आई हैं तो भैया वो आगे तो है ही क्लियरली, है ना। विधानसभा चुनाव की दृष्टि से भी उनको 280 के करीब वहाँ सीटें हैं, उसमें से 170 के करीब उनके पास है, लीड है उनके पास। तो जाहिर है स्टार्टिंग तो उनकी अच्छी है ही है।
अब उन्हें केवल इसको मेंटेन करने की ज़रूरत है। और इस बीच जो बीजेपी शिवसेना सरकार है उसने कई स्कीम्स वगैरह अनाउंस किए, देखना होगा उसका कितना असर होता है। अमूमन चुनाव से जस्ट पहले अनाउंस की गई स्कीम्स का असर होता नहीं है लोगों पे, मगर देखने की ज़रूरत है। अब सर हरियाणा से आपका जुड़ाव है बिल्कुल। हरियाणा में कहा जाता है कि यहाँ पर जातिगत फैक्टर बड़ा काम करते हैं। कई चुनावों में जाट वर्सेस ऑल रहा, बीजेपी निकाल के ले गई। कांग्रेस बार बार कह रही है कि बीजेपी अगर सत्ता में रहती है तो देश से आरक्षण खत्म हो जाएगा। आरएसएस की आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है। आपको लगता है वाकई ऐसा कुछ होगा या सिर्फ कांग्रेस का ही चुनावी पैंतरा है, या सिर्फ माहौल बनाने के लिए कांग्रेस इस तरह की बातें करती है? संविधान की बात तो कांग्रेस ने शुरू नहीं की, संविधान की बात तो बीजेपी वालों ने शुरू की थी। विधान लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने कहा 400 पार। लोगों ने पूछा क्यों 400 पार? बीजेपी वालों ने कहा क्योंकि संविधान बदलना है। एक ने नहीं बोला, पहले कर्नाटका के हेगड़े ने बोला, फिर राजस्थान में मिर्जा ने बोला, फिर उसके बाद इन्होंने राजस्थान में बोला, कहाँ नहीं बोला। तो बीजेपी वालों ने खुद ही बोला। प्रधानमंत्री की आर्थिक परिषद के सलाहकार के अध्यक्ष हैं विवेक देबरॉय, उन्होंने लिखा संविधान बदलने की आवश्यकता है, अब अमेंडमेंट करने से काम नहीं चलेगा, पूरा संविधान बदलो। तो जहां ये बात बीजेपी वालों ने ही कही तो भाई कांग्रेस तो इसको आगे लेके जाएगी ना जी। तो और दूसरा कि बीजेपी के बारे में ये एक मन स्थिति रहती है कि जो दलित है बीजेपी को वोट भी देता है, उसके भी मन में भी है कि ये पार्टी मेरी तो नहीं है, वोट इनको दे रहा हूँ। लेकिन कई मंत्री हैं केंद्र के अंदर, मंत्री भी हैं भाई, राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति कोविंद बने इस वो तो उस पे प्रतिनिधित्व के हिसाब से, चेहरों के हिसाब से बीजेपी ने चेहरे दिए, इस देश की हर पार्टी को देने पड़ते हैं। लेकिन एक पार्टी की वैचारिक जो प्रवृत्ति है उसके हिसाब से देखें तो हमेशा लोगों के मन में एक वो रहता है, एक सवालिया निशान और संदेह रहता है जी। कि बीजेपी हो ना हो आरक्षण को तो खत्म करेगी। और फिर आरएसएस वाले हर 5-10 साल में बोल भी देते हैं कि ये तो बड़ी खतरनाक चीज़ है, इसको ठीक करना पड़ेगा। अब आप योगी जी की वेबसाइट पे जाइए, आज भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके आप देखिए कि उन्होंने आरक्षण के बारे में क्या विचार लिखे हुए हैं। आज भी उन्होंने ये सब लिखा हुआ है कि ये देश के लिए बड़ा घातक रोग है। मतलब तो कहना चाहिए कि जाति व्यवस्था रोग है, वो कहते हैं आरक्षण रोग है, ये सब चीज़ें कहते हैं। अब इन बातों से लोगों को लगता है कि हो ना हो इनके मन में तो ख़त्म करने की बात है, जब मौका मिलेगा ख़त्म करेंगे। फिर जब उनमें से कह देते हैं संविधान वाली बात तो लोगों को लगता है लो जी हो गया ना, मैंने तो पहले ही कहा था ये तो होगा। ये चक्कर है, इसलिए तो बीजेपी की अपनी बनाई हुई समस्या है। एक सवाल आपने कहा कि मायावती, सुप्रीम कोर्ट वाले मामले पे मायावती का जिस तरह से बयान सामने आया, आपको लगता है कि मायावती का इंडिया में शामिल ना होना कहीं ना कहीं गठबंधन के लिए कमी जैसा है? क्योंकि जम्मू कश्मीर में अलायंस करने की जब कोशिश की तो मायावती कहते हुए बाहर रह गई कि यहाँ कांग्रेस और एनसी का अलायंस है, मैं भी इस अलायंस में शामिल नहीं होंगी। मायावती कहीं भी कांग्रेस को पसंद नहीं कर रही। ये मायावती जी की राजनीति के बारे में आज सब लोगों के मन में संदेह है कि उनकी राजनीति दलित हित से ज़्यादा, अपने और अपने परिवार के हित से ज़्यादा संचालित हो रही है। और उनके खिलाफ जिस तरह के केसेस हैं जी, और जो संदेह है वो ये है कि सरकार के पास फाइलें हैं और उनको फाइल दिखा देती है सरकार बार बार चुनाव से पहले कि अगर कांग्रेस के साथ गए तो देख लो ये फाइल तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब एक लालू प्रसाद यादव है जो कहते हैं ठीक है जेल चला जाऊंगा। मायावती जी को शायद ये पसंद नहीं है। तो इस वजह से उनकी ये जो एक कमजोरी दिखाई देती है उसकी वजह से अब बीएसपी का जनाधार घट रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया अलायंस मजबूत होता अगर उन जैसे कद्दावर दलित नेता वहाँ खड़ा होता जी। लेकिन वहाँ और उनके शामिल ना होने से इंडिया अलायंस को कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान उन्हें खुद हुआ है। अब बताइए उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस ने मिल के बीजेपी को पटकनी दे दी। अगर मायावती जी भी साथ में होती तो वो क्या कहती कि मैंने पटकनी दी, ये तो मेरे उससे फ़ायदा इन लोगों को हुआ। अब तो साबित हो गया ना कि उनके बगैर हो सकता है काम। और अब अगर उनके वोटर को भी लगता है कि भाई अगर बीजेपी को पटकनी देनी है तो साइकिल पे वोट डालने का फ़ायदा है, हाथी का तो काम नहीं चलेगा। तो मायावती जी का कद भी छोटा हो रहा है इन चीज़ों से। और
मायावती जी को कम से कम अपने जिन लोगों ने उन पे आस्था दी है, और देखिए इस बात की इज्जत करनी चाहिए कि इस देश का जो गरीब से गरीबतम वर्ग है, जो बिल्कुल हाशिए पे खड़ा दलित वर्ग है, उसने मायावती जी को अपना प्रतिनिधि देखा, उसमें उन्होंने उम्मीद देखी, है ना। तो जिस राजनेता को इतना सम्मान मिला हो, इतनी इज्जत मिली हो, वो उस इज्जत पे खरा ना उतरे, ये बहुत दुख की बात है, उसके लिए भी, उस समाज के लिए भी और देश के लिए भी। एक सवाल दिल्ली को लेकर है। दिल्ली में जिस तरह से पॉलिटिकल चीज़ें चल रही हैं, मनीष सिसोदिया बाहर आए बेल पर, अरविंद केजरीवाल अंदर हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, कुछ नहीं है उनके खिलाफ। आपको क्या लगता है? आप तो साथ काम कर चुके हैं उनके। देखिए, साथ काम करने से मुझे कुछ ज़्यादा पता लग गया, वो ऐसी बात नहीं है। सच ये है कि आम आदमी पार्टी की पर जिस तरह का हमला जो बीजेपी सरकार ने किया है, उसका हम लोगों ने विरोध किया है। मैं आम आदमी पार्टी के साथ नहीं हूँ, आम आदमी पार्टी का आलोचक रहा हूँ, और खुल के हमने सड़क पे आम आदमी पार्टी की शराब वाली नीति का विरोध किया था। जब वो बनानी शुरू की थी 2015 में, तब हमने विरोध किया था उसका। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जो बीजेपी सरकार गलत काम कर रही है उसका समर्थन किया जाए। दिल्ली में जिस तरह के काम एलजी कर रहे हैं, ये करने से तो कोई सरकार कैसे चला सकता है भाई? आप दिन रात मतलब, और अजीब सा सिस्टम बना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको मान लिया है कि सरकार मैं चलाऊंगा, अफसर आप अपॉइंट करोगे, पुलिस वो चलाएगा। ऐसे ऐसे सरकार चलती है क्या कभी? तो ये तो बहुत विचित्र स्थिति है, और इसे ठीक करने का काम सिर्फ दिल्ली सरकार कर नहीं सकती। मेरा अपनी समझ है कि मनीष सिसोदिया की तरह अरविंद केजरीवाल भी रिहा होंगे, और रिहा होना चाहिए। मुख्यमंत्री को किसी चुने हुए प्रतिनिधियों को इस तरह से चुनाव से पहले अंदर कर देना ताकि इसका चुनाव पर असर पड़े, अगर इस खेल को एक बार इस देश में स्वीकार कर लिया गया, फिर तो कोई सीमा नहीं बचेगी इस चीज़। मतलब आपको ये भी लगता है कि जो पूरा केस है इसकी कोई बुनियाद ही नहीं है? जो बात आम आदमी पार्टी कहती है कि फंसाया गया है, क्योंकि आपने भी कहा, हमने भी विरोध किया जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी, इस केस को भी आप ऐसे ही मानते हैं? मैं ऐसा नहीं मानता। मैंने हाई कोर्ट के जजमेंट पढ़े हैं। केस गंभीर है, इसकी जांच होनी चाहिए, और ये मतलब जो बिल्कुल मनगढ़ंत किस्म के केस होते हैं वैसा नहीं है। इसमें काफ़ी कुछ, क्योंकि मैं तो हाई कोर्ट के जजमेंट में ही देखा, काफ़ी कुछ प्रमाण दिए गए हैं, और कई चीज़ें हैं जिनका जवाब मिलना चाहिए। शराब की नीति कैसे बनी, आखिर आम आदमी पार्टी सरकार ने ही उस नीति को वापस क्यों ले लिया, किसके दबाव में बनी, किसके कहने पे बनी, इन सब चीज़ों की जांच होनी चाहिए। मेरा केवल ये कहना है, इस जांच के लिए आपको मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को जेल में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो तरीका है कि आप अपने विरोधियों को उठा उठा के जेल में डाल दो, और वो भी चुनाव से जस्ट पहले, और अब दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है उससे पहले, ये चीज़ ठीक नहीं है। इस पर जाँच होनी चाहिए, ये गंभीर मामला है। और जैसे मैंने कहा, आम आदमी पार्टी की शराब की नीति खुद आम आदमी पार्टी की अपने वक्तव्यों के अनुरूप नहीं रही है जी। आम आदमी पार्टी ने, याद है आपको, पहले वायदा किया था 2014 के चुनाव में, 2013 के चुनाव में वायदा किया था कि जिस मोहल्ले में औरतें कह देंगी कि ठेका नहीं होना चाहिए, वहाँ हम ठेका नहीं होने देंगे। मोहल्ला सभा से पूछ कर हम करेंगे, पूछ के करेंगे, और हम दिल्ली में ठेके कम करेंगे, शराब कम करेंगे। किया क्या? आते ही शराब के ठेके डबल कर दिए। और उसके बाद ये तो घोटाले से पहले की बातें कर रहा हूँ, उसके बाद जिसको घोटाला बताया जा रहा है, ये मामला तो गंभीर है, इसकी जांच होनी चाहिए और पूरे तथ्य जनता के सामने रखे जाने चाहिए। लेकिन ये जांच निष्पक्ष हो, ये बेहद ज़रूरी है। जिस तरीके से अब की जा रही है तो निष्पक्ष नहीं लगती, किसी को नहीं लगती है। ये लोग अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को दिखाकर आम आदमी पार्टी वाले हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव जोर शोर से लड़ रहे हैं। सुनीता केजरीवाल हो या तमाम जो नेता आम आदमी पार्टी के हरियाणा में भी घूम रहे हैं। आपको लगता है कि वहाँ कुछ दम है आम आदमी पार्टी में, कुछ सीटों पर, या ओवरऑल स्टेट में आपको कुछ नज़र आता हो? साल डेढ़ साल पहले लग रहा था कि वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, आम आदमी पार्टी का कोई ज़मीन पे वजूद दिखाई नहीं दे रहा हरियाणा में। वैसे उन्होंने हरियाणा में लोकसभा चुनाव भी लड़ा, कांग्रेस से गठबंधन में लड़ा, कुरुक्षेत्र में,
लेकिन वहाँ जो वोट मिले वो कांग्रेस के वोट ज़्यादा थे, तो कांग्रेस को तो आम आदमी पार्टी से फ़ायदा हुआ, वह कांग्रेस से आम आदमी पार्टी को फ़ायदा हुआ, लेकिन आम आदमी पार्टी से कांग्रेस को कोई वो फ़ायदा नवीन हुआ? जिंदल वाली सीट की आप बात जी कर रहे जी हैं? जी, कुरुक्षेत्र वाली सीट पे बाकी तो कुछ हुआ नहीं और इसीलिए इनका बैलेंस नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ अगर आप 2-5 सीट छोड़ दें हरियाणा में, 1-2 सीट जो बिल्कुल पंजाब के बॉर्डर से लगती हैं और 1-2 और सीट उसको छोड़ दें, तो उसके अलावा ज़्यादा असर दिखाई नहीं देता अभी तक तो आम आदमी पार्टी का हरियाणा में। दिल्ली की बात बिल्कुल जी। अलग है, दिल्ली में अब पार्टी कायम है, सरकार है और मैं समझता हूँ चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल छूटेंगे ही और छूटते हैं तो वो दमखम से चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन वो बात मुझे हरियाणा में दिखाई नहीं देती, जो दिल्ली में है, जो पंजाब में है, वो बीच हरियाणा में दिखाई नहीं देती। एक आखिरी सवाल, पश्चिम बंगाल में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, बिल्कुल आज भी वहाँ कई प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं ममता सरकार पर कि पूरी तरह से दमनकारी नीति अपना रही है, उस विक्टिम के साथ खड़े होने की बजाय, जांच निष्पक्ष होने की बजाय सरकार खुद रोड़ा बनने की कोशिश कर रही है। चूँकि आप राजनीतिक विश्लेषक के साथ साथ समाज सेवी भी हैं, लोगों के बीच में भी घूमते हैं, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? भाई मैं तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता भी हूँ, खुल के मैं तो बिल्कुल, कोई हाँ। न्यूट्रल पॉलिटिकल ऑब्जर्वर तो मैं हूँ नहीं। और हमने तो इंडिया गठबंधन का खुल के समर्थन किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गलत चीज़ को सही बता दिया जाए। जो महिला डॉक्टर के साथ हुआ वो सिर्फ अशोभनीय नहीं है, शर्मनाक है इस देश के किसी भी इलाके में। और अगर ऐसे मामले पे वहाँ के डॉक्टर और जनता सड़क पे आती है तो ये स्वाभाविक है और ये लोकतंत्र में बेहद ज़रूरी है कि ऐसी बातों को सड़क पे उठाया जाए। अगर इन बातों को सड़क पे नहीं उठाएंगे तो बस इन चीज़ों को कौन ध्यान देगा? तो ये बिल्कुल सही है। और इसमें बंगाल सरकार की, बंगाल पुलिस की तरफ से कोताही रही है, इसमें कोई शक नहीं है। साथ ही साथ इसको भी हमें नोटिस करना चाहिए कि मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल इसकी बात कर रहा है। एग्जैक्टली यही घटना जब बिहार में होती है, कल शायद मध्य प्रदेश में हुई है, महाराष्ट्र में होती है, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। केवल और केवल जब नॉन बीजेपी स्टेट में होती है तब इसकी चर्चा होती है और उसका फ़ायदा उठा के जो कल की घटनाएं हुई हैं वो तो बहुत अच्छी घटनाएं नहीं हैं। लेकिन इंडिया अलायंस का भी कोई घटक दल बंगाल पर नहीं बोलता, वहाँ वो भी साइलेंट हुआ। बोलना चाहिए, सबको बोलना चाहिए, क्योंकि अगर इन सवालों पे हम नहीं बोलेंगे, इसलिए हम जैसे लोग खुल के बोलते हैं, जैसे मैंने कहा हमने इंडिया अलायंस का समर्थन किया है, करेंगे, लेकिन ये जो बंगाल में हुआ है गलत है और इस तरह की गलत चीज़ पे अगर हम समर्थन करेगा कोई भी तो फिर आगे जाके आप किस हिसाब से मुंह खोलेंगे? हाथरस की घटना पे कैसे बोलेंगे? बिल्किस बानो के बारे में कैसे बोलेंगे? सबके बारे में बोलना चाहिए और ख़ास तौर पे औरत के साथ जो अन्याय है, चाहे वहाँ है, चाहे केरला में जो हो रहा है, केरला फिल्म इंडस्ट्री में जो हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में खुल के बोलना ही एकमात्र सही और नैतिक चीज़ है। और राजनीति में अगर नीति समाप्त हो गई, राजनैतिक होने में नैतिकता समाप्त हो गई, फिर राजनीति में बचेगा क्या? चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। कई मुद्दों पर आपने अपनी बेबाक राय दी, सरकार को कई मुद्दों पर रास्ता भी दिखाया कि कैसे करना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, नवोदय टाइम्स के स्टूडियो में आए, हमसे चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया इसका। थैंक यू।